गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है प्लूरोट्रॉपी और मल्टीपल अलेल। क्योंकि कल जो एक्सप्लेन किया था मेरे हिसाब से फास्ट हो गया थोड़ा, उसको कंट्रोल करने के हिसाब से आज का वीडियो बना रहा हूँ और साथ में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद प्लॉइडी भी एक्सप्लेन करूंगा। इसके तरफ ध्यान देना है। पहले तो हम पढ़ेंगे प्लूरोट्रॉपी क्या है। प्लूरोट्रॉपी क्या है? ये प्लूरोट्रॉपी 2:1 रेशियो देता है। एक्चुअली ये रेशियो 2:1 नहीं है, ये रेशियो 1:2:1, मगर इधर का एक इंडिविज्युअल डेड होता है, इकडचा प्राणी मरते, म्हणून याला लीथल जीन इफेक्ट सुद्धा म्हणतात। ये इधर का एक इंडिविजुअल डेड होता है, इसलिए इसको लीथल जीन इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको पहले हम समझ लेंगे कि किस तरीके से होता है। तो हमारे शरीर में आरबीसी, जिसका नाम है रेड ब्लड कार्पस्कल, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होने वाली ब्लड की एक सेल, इसका शेप रहता है बायकॉन्केव। बायकॉन्केव कैसा? तो आप अर्थ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अर्थ अगर आपने समझ लिया या शेप आपने देख लिया, एखादा ऍपल आपने देख लिया, सफरचंद जर पाहिलं असेल तर वरून खालून जसं पिचकेल असते तशा प्रकारचं हे झाली नॉर्मल आरबीसी। आता या आरबीसी ले आपण वरच्या बाजूनं कमी पण खालच्या बाजूनं जरा जास्ती पिचकून काढू। ऊपर के तरफ से कम, नीचे के तरफ से ज्यादा पिचका के निकाला, माने तो टेनिस बॉल को ऐसा अंदर से दबा दिया। इसका नाम दिया सिकल सेल, सिकल शेप आरबीसी। ठीक है, ये सिकल शेप। अब इसी को मैं, ये मेरे उंगली के सरीका बता दिया, इसको अगर मैं दूसरे सिकल सेल के साथ, इसको मैं अगर दूसरे सिकल सेल के साथ जोड़ दूंगा तो एक दूसरे में अटक जाएंगे। मराठीत सांगायचं विड्याच्या आकाराच्या, सिकल म्हणजे विडा। ठीक है, इस दो को अगर अटका दिया, 1 2 3 और भी कुछ अटक गए तो क्लम्पिंग होता है। और इस आरबीसी में देखो बहुत सारी स्पेस है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसमें स्पेस कम है। यही कारण की वजह से ये आदमी कम ऑक्सीजन के लेवल में, या माने तो हाई एटीट्यूड, थोड़ा ऊंचा चढ़ते गया हो पर्वत पे, किले पे, तो उसका प्रॉब्लम आता है, वो चक्कर आके गिर सकता है, उसको अनईजी होता है, उसको पसीना आता है। ये सिकल सेल के लक्षण है। ये मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी आता है, मगर ये सिंगल जीन है, क्योंकि आरबीसी बनाने के लिए अल्फा और बीटा ऐसे 2 प्रोटीन चाहिए इसमें का हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। इसमें से किसी एक की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, समझो ए की और बी की कम गिर गई, ए की ज्यादा और बी की कम गिर गई, तो इसका शेप इस टाइप का होता है। ठीक है, ध्यान में रखना। और ये अल्फा बीटा क्या है? तो ये प्रोटीन की चेन है। जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा, ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने इसको ले लिया। ये चेन फिर कम होने की वजह से इसका शेप ऐसा टेढ़ा ताड़ा बन जाता है, अंदर से पिचक जाता है, यह ऑक्सीजन कम पहुंचाती है। ये हमारे आजू बाजू में 100 में से करीबन 3 से 5 इंडिविजुअल देखने को मिलते हैं। आपने 100 आदमियों को कलेक्ट किया और उनका एनालिसिस किया तो आपको 3 से 5 लोग ये सिकल सेल एनामिया के पेशेंट मिलेंगे। सिकल सेल एनामिया, और एनामिया होने के और अलग भी कारण है बोला, सिर्फ ये प्रोटीन ही नहीं, कभी कभी खाने में आयरन कम गिर गया
खाने में लोह तत्व की कमी हो गई, म्हणजे लोह तत्व जर कमी मिळालं, लोखंडाची शरीरात कमतरता निर्माण जर झाली, तरीही सुद्धा ॲनामिया होतो. पक्क लक्षात ठेवायचं की एकच कारण नाही, हे तर एक जेनेटिक बेसिस आहे, हे तर एक जीनच्या कारणामुळे झालेला सिकल सेल आहे. आता पहा, हा एक सिकल सेल वाली हे आरबीसी ने दुसरी आरबीसी मी सध्या सांगितलं अटकल्या एकमेकात, त्याच्यामुळे क्लम्पिंग तयार होते आणि कधी कधी गुठळ्या होतात. आणि जास्तीत जर समजा हे अजून पिचकल्या गेली, एक प्रोटीन अजून कमी झालं की विडा जरा जास्तीच तीव्र होत आणि याच्यात क्लम्पिंग इतकं जास्ती होतंय की लेकरू आईच्या पोटात असेपर्यंत जिवंत राहते, पण जन्म घेतल्यावर त्याच्यात त्या बाहेर आल्याबरोबर एकमेकात त्या आरबीसी गुंतून जातात, त्याचा प्रवाह बरोबर होत नाही. कारण जोपर्यंत आईनं ऑक्सिजन दिला तोपर्यंत जिवंत राहत, पण स्वतः ऑक्सिजन घेऊन त्याच्या प्रत्येक सेल पर्यंत नेण्याची क्षमता याची नसते. और यही कारण की वजह से ये बच्चा गुजर जाता है, ये बच्चा मर जाता है. आईच्या पोटात जगते पण जन्म झाल्यावर मरते, आणि म्हणून त्याचा रेशिओ 1:2 2:1 असं लिहायच्याऐवजी 1 कट झाला म्हणून आपण 2:1 लिहिला. फक्त आता हे काय की मोठा नंबर पुढे लिहित असतात म्हणून 2:1, बाकी काहीच नाही. नाहीतर हा जिनोटिपिक रेशिओ आहे रे बाबा. कोणाचा? मोनो हायब्रिड क्रॉसचा. कोणाचा रेशिओ आहे? मोनो हायब्रिड क्रॉसचा जिनोटिपिक रेशिओ आहे. फक्त यातला एक आपण कट करतो, एवढं लक्षात घ्यायचं. आता मी हे काय करतो, हा मोनो हायब्रिड रेशिओ इथं काढून दाखवतो आणि काय करून दाखवतो तुम्हाला, तो रिप्रेझेंट करून दाखवतो, कारण तुम्हाला रिप्रेझेंट करावं लागणार आहे तशा प्रकारचे. त्याच्यामुळे रिप्रेझेंटेशन आलं पाहिजे. स्कीमॅटिक रिप्रेझेंटेशन म्हणा किंवा पुनेट स्क्वेअर म्हणा. पहा, नॉर्मल वाला म्हणजे HbA हा नॉर्मल, आणि त्याच्या सोबतचा दुसरा HbA जर दोन्ही असेल तर नॉर्मल, आणि जर समजा S असेल तर हा सिकल सेल. मग आता या माणसाचं या स्त्री सोबत लग्न झालं, HbS याच्या संग लग्न झालं, म्हणजे हा पहा हायब्रिड आहे ना, हायब्रिड. AS ये असतं तर प्युअर, ये रहता था तो प्युअर. HbA प्युअर, HbS और HbS ये दो हाइब्रिड है. इन दोनों का क्रॉस किया हमने, माने तो ये आदमी जी रहे हैं, ये औरत भी जी रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं. सिर्फ एक है हाई अल्टीट्यूड पे गए या फिर बहुत ऊंचाई पे गए तो ही इनको तकलीफ, नहीं तो ये नॉर्मल जिंदगी जीती है, इनको कोई तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. हमारे इसमें आम लोगों में इजीली घुल मिल जाते हैं, कोई ऐसे स्पेशल सिम्टम साइन नहीं दिखती है, मगर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इन बेचारों को तकलीफ बढ़ जाती है. दमा के सरीका, अस्थमा के सरीका जो है उनको ज्यादा पोल्यूशन रहा तो प्रॉब्लम होता है, वैसा इनकी कंडीशन. अब हम इसको मिलाएंगे भैया, HbA साथ में आ गए क्योंकि गैमेट बन गए, तो क्योंकि इसके दो गैमेट बनेंगे, एक HbA एक HbS. सेपरेशन अनिवार्य है, नहीं तो 2 हाथ पैर के बजाय 4 ऐसा बताया था. यहाँ पे भी हम सेपरेशन करेंगे, HbA HbS. ठीक है. अब ये HbA के साथ HbA मिला दिया, ये तो नॉर्मल इंडिविजुअल, उनका बच्चा नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको. ठीक है, ये आराम से जी सकता है, इसको एनामिया वगैरह कुछ भी नहीं. अब ये इसके साथ आएगा HbS, HbA के साथ आएगा HbA HbS. ये सिकल सेल है. ये दूसरा भी देखो, ये अब इसके साथ आएगा, मगर ये 2 है क्योंकि HbA के साथ ये मिल गया तो इसके साथ भी ये मिल गया. ठीक है, ये देखिए, अब हम इसको मिला देते हैं इसके नीचे, ताकि आपको ये समझ में आए कि 2 आ गए यहाँ पे, HbA HbS. और ये HbS HbS मिल रहा है भैया यहाँ पे,
HbS ये है सिकल सेल एनीमिया का बच्चा, ये जन्मते ही मर जाता है। रेशियो देखो 1:2, 2:2, 1 मगर 1 हो गया डेड, इसीलिए इसको लीथल जीन इफेक्ट बोलते हैं। बिल्कुल ही सिंपल तरीका, ये मेंडेलियन जेनेटिक्स ही है। सिर्फ एक ध्यान में रखना कि ये डबल रिसेसिव वाला जो स्मॉल टी के जगह अपन HbS लिख रहे हैं, सिर्फ अपन ने वर्ड बदल दिया तो ये स्मॉल टी वाला मर गया, माने तो HbS वाला मर गया, इसीलिए बचे वही दो, एक है कौन सा नॉर्मल और एक है कौन सा सिकल सेल। एक ही जीन दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, एक ही जीन दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, इसी का नाम तो हमने प्लियोट्रॉपी रखा है। सिंगल जीन कंट्रोल मोर देन 2 इफेक्ट, सिंगल जीन कंट्रोल more than 2 effect is called as pleurotropy. Single gene single gene control more than 2 effect is called pleurotropy. मेरे ख्याल से प्लियोट्रॉपी क्लियर हो गया, ठीक है। प्लियोट्रॉपी क्लियर हो गया है तो अब हम मल्टीपल अलेल के तरफ जाते हैं, ठीक है। ये अगर क्लियर हो गया होगा तो मल्टीपल अलेल में एक सिंपल कंडीशन है। पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, मल्टीपल अलेल की डेफिनेशन एकदम सिंपल कंडीशन में दिए वाली है और वो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के इसका पार्ट आपके इस किताब में बहुत ही कम दिया है, जिसका नाम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, ठीक है। और कल जो एक्सप्लेन किया था वो मैक्सिमम नीट के स्टूडेंट के लिए, बहुत बार तो ऐसा लगता है कि इसका एक ग्रुप अलग बनाना और उनको अलग तरीके से एक्सप्लेन करना। अब मल्टीपल अलेल क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये आपको समझ में आनी चाहिए। पहले सिमिलर क्रोमोसोम, इन पॉपुलेशन मेनी जीन्स present on its homology इट्स कॉल्ड मल्टीपल अलेल। आता है काय प्रकार म्हटलं होमोलॉगी, म्हणजे होमोलॉगस क्रोमोसोम पे एक जीन है, इसको हम बोलेंगे VG। अगर दूसरा भी वैसा ही VG जीन है तो हम इसको बोलेंगे VG+, ये दिख दिया सेम। इससे मक्खी के जो विंग है ये नॉर्मल साइज के आएंगे, मक्खी के जो विंग है ये नॉर्मल साइज के आएंगे, मक्खी के जो विंग है नॉर्मल साइज के, क्योंकि ये वाइल्ड टाइप में देखने को मिलता। वाइल्ड क्या है, ये जंगली मक्खियों के सरीकी फ्रूट फ्लाई का ड्रोसोफिला का दिए वाला एग्जाम्पल है, इसमें नॉर्मल जीन आ गए। अब इसी के पार्टनर के क्रोमोसोम के ऊपर दूसरा जीन आता है, VG पूरा नहीं थोड़ा सा कट आता है रे बेटा, तो इसको हम बोलेंगे नीक्ड जीन। अब हम वही मक्खी यहां पे बता रहे हैं, मगर थोड़ा सा इसके पर को क्या है, थोड़ा सा कट मिल गया है, इसीलिए ये इतने जम से फ्लाई नहीं कर पाएंगी, उड़ नहीं पाएंगी जितने जम से ये नॉर्मल वाली, ठीक है। सिर्फ यहां पे बताएं मल्टीपल क्वांटिटी में जीन उसको तो चाहिए, अल्टरनेटिव फॉर्म इन मल्टीपल क्वांटिटी, इसीलिए हमने इसको मल्टीपल अलेल बोला है। एंड इट्स होमोलॉगी, माने तो उस होमोलॉगस रीजन पे अलग अलग म्यूटेशन की वजह से जीन बदल, ये थोड़ा टूट गया, इसको बोला है म्यूटेशन, सडन चेंज हो गया तो टूट गया, तो इसका जो पंख है वो भी टूटे वाला है। तीसरे कंडीशन में नॉच्ड विंग, ये नीक्ड विंग था, थोड़ी सी गड्ढा सिर्फ। नॉच्ड विंग में क्या है, ये मक्खी है तो ये इसमें बड़ा नॉच आ गया है, जरा इसके विंग को बड़ा नॉच निकालेंगे, ये ऐसा, इसमें नाम के लिए था ये ऐसा, इसमें बड़ा आ गया, इसको और भी प्रॉब्लम काय में, उड़ने में, ठीक है, इसको बोला नॉच्ड विंग। और तीसरी कंडीशन में तो स्ट्रैप्ड विंग है और कट गया है,
उसका ही होमोलॉगस जीन और कट गया है। इसमें तो आगे स्ट्रैप्ड विंग, ये ऐसे। इस मक्खी को बहुत ताकत लगानी पड़ती है। इसको एक फल खाने के बाद ये अगर 2 किलोमीटर घूम सकती है, तो इसको 2 फल खाने के बाद भी ये 1 किलोमीटर नहीं जा सकती है, क्योंकि इसके जो छोटे से स्ट्रैप्ड है, ये जो छोटे विंग बने हैं, गोल नहीं स्ट्रैप्ड बने हैं, छोटे विंग बने हैं, इसको इतने बार फड़फड़ाना पड़ता है, इतनी एनर्जी खर्चा करनी पड़ती है, तब कभी जाती है। ठीक है, ये इसके स्ट्रैप्ड विंग। और ये जो है इसका तो ये जीन ही कट हो गया न्यूरो में। ये काय में VG माइनस बोलने के बजाय VG सिर्फ, इसको वेस्टिजियल विंग बोला। ये स्ट्रैप्ड वाले नहीं, ये वेस्टिजियल वाले, ये नाम के लिए सिर्फ रूडिमेंट्री पार्ट विंग है ही नहीं। अब जरा सोचिए, अगर एक मक्खी को पंख ही नहीं होंगे तो कैसे जाती होंगी। ये झाड़ों के ऊपर चढ़ के जाती है, जिंदा रहती है और फलों का रस चूसती है, चढ़ के जाती है, पैरों से चलती है। इसको पंख नहीं है, पैर तो है, पंख नहीं है पैर तो है, ऐसी कंडीशन। माने तो मल्टीपल अलेल की इसमें हमने समझा दिया कि बहुत सारे अलेल होमोलॉगस रीजन पे अलग अलग म्यूटेशन से बनते हैं, और वो अलग अलग म्यूटेशन से मल्टीपल अलेल एक ही इफेक्ट बता रहा है। मेनी मोर देन 2 अलेल, मोर देन 2 अलेल undergoes mutation and its homology shows the effect is called multiple allele. Are you getting? अब ये हो गया मल्टीपल अलेल का कंसेप्ट। इसी के ऊपर से आगे जैसे जैसे मेंडेलियन जेनेटिक्स को और पढ़ा गया, क्योंकि पहले तो मेंडल के टाइम ने उसने वर्क किया 1865 में, CBSE बुक लिखता है 1865 और आपका बुक लिखता है 1866। 1866 आपका बुक लिख रहा है, CBSE का बुक लिखता है 1865। इसने पहले वर्क किया था, तब के वर्कर को या तो ये समझा नहीं, या फिर समझा तो भी मैथमेटिकल लॉज बायोलॉजी के लिए ये अनएक्सेप्टेबल था, क्योंकि ये पचरा नहीं था तब के साइंटिस्ट को। बाद में आपको मैंने 3 साइंटिस्ट के नाम बताए, ह्यूगो डी वेरिस, कार्ल कोलन्स, वैन तेस्मार्क। इन तीनों ने रीडिस्कवर करने के बाद फिर मेंडल के वर्क के ऊपर बहुत सारी बातें और रीडिस्कवर होती गई। फिर ध्यान में आ गया कि ये ऐसे सेपरेशन कब होता है, तो आपको इसके लिए मियोसिस नाम का कंसेप्ट ध्यान में लेना पड़ेगा। मियोसिस में बराबर क्रोमोसोम अलग होते कि नहीं, जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल ने यहाँ पे भी मैंने निकाल के बताया अलग अलग हो गए 2 यूनिट, बिल्कुल वैसे ही अलग होते हैं, और इसीलिए आपको क्रोमोसोम अलग करके बताया। मगर ये क्रोमोसोम है क्या, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पहले वाला मेरे वीडियो का पार्ट है उसको याद करना पड़ेगा कि इसके अंदर जो बारीक थिन थ्रेड रहते हैं उसका नाम है क्रोमेटिन। ये कंडेंस होते हैं, कंडेंस होते जाते हैं कब, जब सेल डिवीजन होता है तब, नहीं तो क्रोमोसोम रहते नहीं। क्रोमेटिन नेटवर्क रहता है न्यूक्लियस में, क्रोमोसोम नहीं रहते, क्रोमेटिन नेटवर्क रहता है। कंडेंस होते जाते हैं, कंडेंस होते जाते हैं, और 30 माइक्रोन से 30 नैनोमीटर से ये 1400 नैनोमीटर तक जाते हैं, और फिर 1400 नैनोमीटर के कंडेंस हुए वाले 2 पार्ट से बने वाला जो डायड बना है, 2 क्रोमेटिड का यूनिट बना है, इसका नाम हमने क्रोमोसोम रखा है। आपको मालूम होगा यस फेज में ये कि क्रोमेटिन का धागा रहता है, दूसरा बनता है, और बने वाले ये क्रोमेटिन के धागे फिर एक दूसरे को बीच में जोड़े जाता है। जोड़ने का नाम हमने काइनेटोकोर रखा है। और इसके पोजीशन के ऊपर मैंने आपको अलग अलग टाइप भी क्रोमोसोम के पढ़ाए थे, याद होगा तो। अगर वो बीच में है तो मेटासेंट्रिक, ऊपर है तो एक्रोसेंट्रिक, एकदम टॉप पे है तो टीलोसेंट्रिक, और अगर थोड़ा ऊपर नीचे है तो सब मेटासेंट्रिक।
यू वी जे और आई लाइक शेप, ये पढ़ाया था एक बार, सेल डिवीजन को रिवाइज करना। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क। अब मेरे को ये यू वी जे आई लाइक शेप ये आपने बताना है। यू ये आपका होमवर्क, यू और वी और जे और आई ये मैंने अल्फाबेट लिखे हैं, उसके आगे वो कौन सा सेंट्रिक क्रोमोसोम है ये आपको लिखना है। ये होमवर्क है। ठीक है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल चिल्लर होमवर्क दिया है, मगर वो भी नहीं आया तो प्रॉब्लम रहेगा। मेरे को सबसे एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, अब यहां तक समझाया। ये क्रोमोसोम कंडेंस होते जाता है, इसका एक फोटोग्राफ भी मैं आपके इसमें डालूंगा। ठीक है, उसको देखना कि किस तरीके से डीएनए कंडेंस होता है, क्योंकि ये बाद में मालूम गिर गया कि डीएनए के ऊपर रहते हैं जीन। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि ये जीन लीनियर फैशन में अरेंज रहते हैं, एक लाइन में अरेंज रहते हैं। अब हर सेल में क्या क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, तो इसके लिए हम समझ लेंगे हर सेल में क्रोमोसोम नंबर कम ज्यादा कैसा होता है, क्या होता है। इसके लिए हम एक और चार्ट बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, प्लॉइडी। क्या नाम बताया मैंने, प्लॉइडी। अब ये प्लॉइडी क्या है ये समझाएंगे। इसको आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि प्लॉइडी क्या है। प्लॉइडी का एक चार्ट यहाँ पे आपकी किताब में दिया है। प्लॉइडी मीन्स नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम और बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्लॉइडी और डिग्री, their degree, basic number of chromosome and their degree in an organism is called ploidy। आता डिग्री का है, डिग्री माने तो क्या, अगर एक है क्रोमोसोम का सेट, सेट क्रोमोसोम का है बेटा, एक सेट माने तो मेरे में एक सेट कितने का रहेगा, सेल में 23 का एक सेट रहेगा। कितने का, 23 का एक सेट, मेरे में 23 का। अगर हम पैज लेंगे तो उसमें 8 का, ऐसे बोला अलग अलग है एक सेट। इसको अब हम नंबर देंगे, कोई भी एक नंबर, तो इसको हम यन बोलेंगे। और ये यन वाले को हम बोलते हैं हैप्लॉइड या मोनोप्लॉइड। 2 यन, क्योंकि दोनों मिलके इंडिविजुअल बनता है, ट्वाइस यन तो ये हो गया डिप्लॉइड, थ्राइस यन तो ये हो गया ट्रिप्लॉइड, 4 यन टेट्राप्लॉइड, 5 यन पेंटाप्लॉइड एंड सो ऑन। प्लॉइडी मीन्स बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड देयर डिग्री। डिग्री माने तो आप उतना बढ़ा सकते हैं, मगर वो नंबर में बढ़ाएंगे आप। 23 का नंबर डबल करेंगे तो 46 होगा। आप आगे करते जाइए, एक्सपेक्टेड आपसे। ठीक है, कि अगर थ्राइस एन होता है तो क्या है, ठीक है, 4 एन होता है तो क्या है। हमने एक बेसिक नंबर आपको 23 दे दिया, इसके मल्टीपल में कितनी डिग्री बढ़ती है वो हो गया प्लॉइडी। ठीक है, और फिर प्लॉइडी में और 2 टाइप आते हैं, हम यहाँ पे चार्ट बना देते हैं। नॉर्मल अगर कंडीशन है, बेसिक नंबर में इजाफा हो रहा है, म्हणजे बेसिक नंबर वाढून राहिला, पुरा सेटचा सेट, हा बेसिक नंबरचा सेटचा सेट वाढून राहिला, तर काय नाव दिलं त्याला नाव दिलं यूप्लॉइडी। काय नाव दिलं त्याचं, यूप्लॉइडी। काय नाव दिलं त्याचं, यूप्लॉइडी। अगर नॉर्मल नंबर एक्स्ट्रा ये हो रहे तो फिर यूप्लॉइडी में कौन कौन आता है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, यूप्लॉइडी में आते हैं। यूप्लॉइडी, ये बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट गेट इंक्रीजेस, not number of chromosome, basic set get increases, then it is called euploidy, then it is called euploidy. Instead of number, if there is a extra chromosome will be get added or get reduced, then it is called uneuploidy, abnormal, not a whole set get repeat. Instead of that single chromosome, म्हणजे एखादा क्रोमोझोमच शिल्लक वाढते, त्याचं नाव वाढणे किंवा कमी होणे, त्याचं नाव दिलं अनयूप्लॉइडी। अनयूप्लॉइडी, अनयूप्लॉइडी मध्ये 2-3 प्रकार आहेत। अनयूप्लॉइडी मध्ये 2-3 प्रकार आहेत। पहिले अनयूप्लॉइडी मध्ये
क्रोमोझोम कमी होणे. आलं का लक्षात? काय? क्रोमोझोम कमी होणे. कमी होणे, एक जर कमी होत असेल मोनोझोमी कमी होणे, मोनोझोमी. दोन कमी होत असेल डायझोमी, आणि मग ते कंटिन्यू. दोन नंबर 2 सेट नाही. सेट नाही रे बाबा. क्लिअर झालं का? मोनोझोमी. आणि जर समजा वाढत असेल तर मग त्याला दुसरं नाव, मग त्याचं नाव ट्रायोझोमी हा प्रकार. आलं का लक्षात? आता याच्यात ट्रायोझोमी हा प्रकार तुम्ही चांगल्या प्रकारे अभ्यासात घेतलेला आहे, XXY. क्लिअर झालं का? आणि हा ट्रायोझोमीचा प्रकार तुम्हाला पुढच्या याच्यात व्यवस्थिशीर अजून समजावून सांगेन. आणि विशेष म्हणजे क्रोमोझोमचा स्ट्रक्चर कशा प्रकारे बनते हे एकदा त्याच्यात पाहून घ्या. त्याच्यानंतर हा चार्ट पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करीन मी पुढच्या व्हिडिओ. आणि शक्यतोवर जे पहिले 2 व्हिडिओ दिले, खास करून मल्टिपल अलेल मध्ये 2 अलेलचे हे जे व्हिडिओ आहेत ते विद्यार्थ्यांसाठी नीटच्या खूप महत्वपूर्ण आहेत. आजचाही व्हिडिओ महत्वपूर्ण आहे. ठीक आहे, आजच्यासाठी एवढंच.